Good morning, children. So today I am going to start. Next topic is alternating current और NCERT एक्सरसाइज करेंगे. आप जस्ट अपनी नोटबुक लो, पेन लो और साथ में मिलके काम करते हैं. काम करते वक्त हमेशा खुश होकर काम करना है और ये सोच के काम करना है कि मुझसे हो जाएगा, मुझसे आ जाएगा. ये प्रेशर कोई नहीं लेगा कि मुझे नहीं आएगा. चलो बेटा करते हैं शुरू. 100 ओम आर कितना दे दिया है बेटे हमें. 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 volt and 50 hertz supply. What is the RMS value of current? जब कभी भी बेटे हमें ऐसा सोर्स दिया होता है, ये रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर इस जंक्शन में सोर्स AC बना दिया है, तो जो 220 है और 50 हर्ट्ज है बेटा, जो 220 वोल्ट है ये हमारी RMS वैल्यू ही दी होती है. तो हमारे घर में जितना पोटेंशियल आता है वो भी 220 वोल्ट ही आते हैं. हमारे जितने बल्ब हैं, है ना, फ़ैन है, वो सब किस पे चलते हैं, 220 वोल्ट पे ही चलते हैं. तो हमारे जो घर में सप्लाई है वो 220 वोल्ट है. पर यदि मुझे इसको टाइम के साथ बताना हो तो कैसे होगा. वैसे AC जो है, AC सोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, E0 साइन ओमेगा टी. अब मैंने क्या याद किया है, जो E0 है, यदि ये वेव फॉर्म ऐसे है बेटे हमारी, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. तो जो RMS वैल्यू है वो इससे कम ही होती है. तो जो ERMS है, कहीं कहीं RMS लिखा होता है, किसी बुक में इफेक्टिव वैल्यू भी लिखा होता है बेटे, कहीं कहीं वर्चुअल वैल्यू भी लिखा होता है. तो बात एक ही है. तो वो कितनी है बेटे हमारी, है ना, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है, E0 अपॉन √2 होती है. तो यदि मुझे E0 निकालना है तो वो कितना आ जाएगा बेटे हमारा, ERMS और √2 आ जाएगा. 220 और √2 मल्टीप्लाई करोगे 311 आ जाएगा. और जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ये ओमेगा क्या होता है बेटे हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, मतलब 2π और 50, इसका मतलब आ जाएगा बच्चों 100π. यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा. अब देखते हैं इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. तो जो E हमने अप्लाई किया वो कैसे निकालोगे, जो E0 की वैल्यू आ जाएगी 311 और ये आ जाएगा साइन और ये आ जाएगा 100πt. ये जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया कि आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये 220 कौन सी वैल्यू होती है, ये RMS वैल्यू ही दी होती है ना. जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी RMS वैल्यू ही मेजर करते हैं बेटे. अब हमसे सीधा पूछा था करंट, तो बिल्कुल ओम्स लगा देंगे. V इज इक्वल टू आई आर. तो यहाँ पर I की इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन कितना आ जाएगा R. VRMS कितना है बेटे हमारा 220 डिवाइडेड बाय 100. एक ज़ीरो चला जाएगा और 2.2 एम्पियर आ गया बेटे. नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, पावर कंज्यूम फुल साइकिल. अब पावर कंज्यूम में क्या हुआ बेटे हमारा, पावर का बस थोड़ा सा ख्याल ये रखना है बच्चों ने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मुश्किल, पर याद करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ. कई बार बच्चे AC और DC में जब रजिस्टर है तो पावर हमारी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, है ना. तो P इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा VI. वैसे AC में जो पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi होता है. क्या होता है AC में पावर का फॉर्मूला, VI cos phi. जो phi होता है वो फेस होता है V और I के बीच. रजिस्टर के केस में हम बोलते थे जो फेस है वो हो जाएगा 0, क्योंकि वही डायरेक्शन करंट की है, वही क्या है बेटे वोल्टेज. ठीक है, इसका मतलब हम पावर सिंपल कितना लिख लेंगे, VI. पावर कितना लिख लेंगे बेटे, तो P इज इक्वल टू VI. पुट कर दो वैल्यू. 220 I अभी निकाल लिया, 2.2 निकाल लिया, देखो कितना आ जाएगा. अब मैंने क्या किया है बेटा, मैंने 22 स्क्वायर याद कर लिया है बेटे, है ना. 22 का कितना होता है 484 और एक 0. पॉइंट देख लो, 1 पॉइंट के बाद है 484 220. 22 का 484 आ जाएगा. अब एक पॉइंट के बाद ये आ गया, मतलब पावर आ जाएगी 484 वाट. क्लियर बच्चे. सो द सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. द पीक वोल्टेज ऑफ AC वोल्टेज इज 300. पीक वोल्टेज क्या समझते हैं बेटे आप लोग, आप समझते थे ये AC होता था हमारा, है ना, और ये वाली जो वैल्यू थी E0 ये कहलाती थी पीक वैल्यू. अब मुझे ऐसे पता है कि पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है.
हमें कौन सी वैल्यू निकाली, RMS। फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से पता है, RMS पीक से कम होता था। कितना कम होता था, √2 टाइम कम होता था बस। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 300 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारा 1.4। एक ही कैलकुलेशन करनी है बेटे। 2 से कितना हो जाएगा हमारा 1500, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 ज़ा 14, 1 7 1 ज़ा 1 3, 7 4 ज़ा 28 और 2 रहा पॉइंट, 7 2 ज़ा 7 3 कर देते हैं, मतलब ई आ जाएगा 214.3 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, द RMS वैल्यू ऑफ करंट ऑफ AC सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज अ पीक करंट। अब RMS करंट दे दिया है, क्या निकालना है, पीक निकालना है। बिल्कुल, अगेन बोलो बेटे, करंट दे दिया है तो I RMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2 आ जाएगा। अब पी की वैल्यू ज़्यादा आनी है, कितने टाइम ज़्यादा आनी है, RMS √2 की वैल्यू कितनी दी है 1.4, ये कितना था 10, 1.41 ले लो आप, कितना आ जाएगा 14.1 एम्पियर, 14.1 एम्पियर। तो जस्ट फॉर्मूले रिकॉल करने वाली बात है, याद करने का तरीका मैंने कैसे बता दिया है बेटा कि सबसे ज़्यादा पी की वैल्यू होती है, RMS कम होती है। तो जो RMS कितनी कम होती है मैंने याद कर लिया है, E0 अपॉन √2 होता है, और IRMS भी कम होती है, वो भी कितना आ जाए I0 अपॉन √2। ये होती है 1 साइकिल के लिए, ये होती है 1 साइकिल के लिए। अब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे बेटे, जो हाफ साइकिल के भी निकालते हैं, है ना। तो हाफ साइकिल की जो वैल्यू आती है वो आती है E0 अपॉन 2 आती है बेटे, है ना। और I की वैल्यू आती है हमारा I0 अपॉन 2 आती है। पढ़ेंगे बेटे हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। और कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, और बच्चों ने एक ही चीज़ लर्न की होती है कि ये क्या होती है मेरी E0 अपॉन √2। अभी के लिए आपने यह याद करा E0 अपॉन √2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220-50 हर्ट्ज सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो, एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू 44 मिली हेनरी है, और वो किससे कनेक्ट है बेटे हमारा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से। मैंने कैसे याद किया है बेटे, मैंने अपने को समझ लिया, जो आपको वही सिखाऊंगी। V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है किसमें, जब हमारा रजिस्टर होता था बेटे, है ना। अब अकेला हमारा प्योर इंडक्टर है तो V इज इक्वल टू IXL हो जाएगा बेटे हमारा। जो XL है वो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस था, और एक ढंग से आप समझ सकते हो कि इंडक्टर रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि XL की जो यूनिट थी वो भी ओम ही थी बेटा। और यदि हमारा C होता तो V इज इक्वल टू हमारा IXC आ जाना था बेटे, और XC की यूनिट भी क्या है, ओम है। और यदि मान लो किसी एक सर्किट में मेरा R भी था, L भी था और C भी था, तो जो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू मैं IZ बना लेती हूँ बेटे। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। जब सोर्स में ऐसा दिया है, मतलब कौन सी वैल्यू दी है बेटे, उसकी RMS वैल्यू दी है। हमसे पूछा क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछ लिया है। अब बताओ करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन XL होगा। हमें XL मालूम होना चाहिए। XL कितना था बेटे हमारा, ओमेगा L होता है। ओमेगा कितना होता है हमारा 2πfL। अब A कितना है 50, तो 50 और 2 कितना है 100πL। पुट करते हैं वैल्यू, V कितना बेटे मेरा 220, XL की जगह कितना आ गया ओमेगा L, ओमेगा 100π, L की जगह क्या डाल दोगे आप 44 मिली, मतलब 10⁻³ आ गया बेटे। अब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर तो डालेंगे नहीं, 1 0 तो यहाँ चला जाएगा, 22 से कितना आ जाएगा 2 टाइम चला गया। अब मैं क्या करूँगी, 10⁻³ को ऊपर लेके चली गई माइनस का, ये 10 रहने दिया, ये 2 भी रहने दिया, पाई भी रहने दिया, 1 0 यहाँ चला जाएगा। 100 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 2π, ये कर दो आप 50 आ गया। अब 50 अपॉन 3.14 आ गया, 3 से करो तो कितना आ जाएगा 16 3 ज़ा 48 होता है ना बेटे। इसका मतलब 16 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ आप लोग को, पर मैं एक चीज़ और यहाँ समझानी है बेटो आपको।
कई बार हमें क्वेश्चंस, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ द एक्सेल वेरीज विद द फ्रिक्वेंसी, एक्सेल की वैल्यू फ्रिक्वेंसी से कैसे वेरी करेगी। तो एक्सेल कितना है बेटे हमारा, ओमेगा एफ और एल, मतलब एक्सेल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। और एक्सेल की यूनिट क्या होती है, ओम। ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a 60 microfarad capacitor is connected to 110 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. बिल्कुल अभी मैं पहले डिस्कस कर लिया बेटे। ये क्या लगा, एक C लगा दिया है और यहाँ पर क्या है बेटे हमारा दिस। ओम्स क्या लगता था C में, V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग, IXC लिख लो बेटे। अब क्या निकालना है, करंट निकालना है बच्चे, V अपॉन XC आ जाएगा। XC की वैल्यू कितनी होती थी बेटे हमारी, 1 अपॉन ओमेगा C होती है। अब पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, 2 पाई। सोर्स कितना दिया बेटे मुझे, 110 और 60 हर्ट्ज दिया है, या 50 हर्ट्ज सप्लाई नहीं दी बेटे हमारी। हमारे इंडिया में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज ही होती है, और कंट्री में US में 60 होती है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सप्लाई होती है बेटे, ठीक है। हमारी 50 ही है। 2 पाई एफ और ये कितना है, C कितना है बेटा 60, और ये है 60 पर यहाँ पर क्या दिया था, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। देखो बेटे कितना आ जाएगा अब, XC की वैल्यू 6 को तो मैं ऊपर लेके चली गई बेटे, है ना, +6 हो गया। F की वैल्यू कितनी थी मेरी 60, तो 2 × 60 और ये पाई। अब मैं क्या करती हूँ बेटे, 1 2 0 ऊपर जाके माइनस होंगे तो 10⁻⁴ तो यही बच गया। अब और 4 को मैं कम करने के लिए, चलो बेटे एक्सेल ही नहीं निकालना था, मैं V निकालना था, यहाँ पुट कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं बेटे। V कितना था बेटे हमारा 110, और XC कितना आ जाएगा हमारा 10⁻⁴, और ये सारी वैल्यू ऊपर चल जाएंगी, 2 × 6 और ये पाई। मैंने क्यों नहीं काटा बेटे यहाँ पर, क्योंकि हमें ट्रांसफर तो करनी थी, हमारा ये रिज़ल्ट नहीं था, रिज़ल्ट ये था ना। अब यहाँ से अब इस 4 को ऐसे करके लिख लूँगी बेटे, ठीक है। 1 0 तो ये चला गया। अब यहाँ पर 6 और 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 12 हो गया। 12 6 जा कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। अब 11 को कर देती हूँ बेटे मैं, 11 2 जा 22, हाथ में रहा 2, 11 77 एंड 7 9, और पाई आ गया, और आ जाएगा 1000, ठीक है। अब सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई बचा बेटे हमारा, क्या बच गया बेटे हमारा, यदि मैं इसको 0.792 बना लूँ और पाई की वैल्यू 3.14 है, अप्रॉक्सीमेटली यदि मैं इसको 8 ले लूँ बेटे, है ना, 0.792 इसको क्या ले लूँ मैं 8, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 और इसको ले लूँ 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 2.4 एम्पियर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ऐसा सा आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा वेरी करेगा रिजल्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बेटे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यदि मान लो हमें ग्राफ कैसे आ गया बेटा, कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड फ्रिक्वेंसी, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी एफ आएगी और यहाँ कितना XC, रिलेशन क्या था बताओ बेटे, x इज इक्वल टू 1/2 पाई f, तो XC इज रेसिप्रोकल ऑफ f, मतलब ये ग्राफ हमारा ऐसे को बन जाएगा। ये बेटे जुड़ेगा नहीं बेटे यहाँ, है ना, ये ग्राफ हमारा, ये कितना बेटे हमारा XC और ये कितना बेटे हमारा F, ये ग्राफ ऐसे को बन जाएगा हमारा। क्लियर बेटे क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन 3 and 4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle, explain your answer। अब मुझे ऐसे याद आ रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर जो 3 था वहाँ पर एक इंडक्टर था 44 मिली हेनरी का था बेटे, प्योर इंडक्टर था, और दूसरे केस में यहाँ पर एक कैपेसिटर था 60 माइक्रोफेराड का था। अब हमसे पूछा है इनमें क्या पावर कंज्यूम होगी। सबसे पहले तो मुझे पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटे। हमारा पावर का फॉर्मूला कितना आता था, P इज इक्वल टू बताओ बेटे VI cos फाई। उसमें जो फाई था वो फेज डिफरेंस था V और I के बीच। मतलब AC में जब हमारा RL सर्किट होता है तो करंट और वोल्टेज एक लाइन में नहीं होते हैं ना, ये हमने सीख लिया है। पर जब प्योर इंडक्टर था
तो प्योर इंडक्टर में यदि ये हमारा आई है तो ये हमारा वी होता था, मतलब इनका जो फेज डिफरेंस था वो 90 होता था। यदि पावर की बात करूँगी बेटे मैं इंडक्टर में, तो वी आई कॉस 90 हो जाएगा और पावर कितनी आ जाएगी 0। अब यहाँ पर वोल्टेज ऊपर बनाया, क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। क्या करता है, लीड। मैंने कैसे याद किया है, फैराडेज लॉ से। फैराडे लॉ क्या बोलता था, वेन एवर नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस देयर इज इंड्यूस ईएमएफ। पहले वर्ड हमारा ईएमएफ का आता था, तो मैंने याद कर लिया। कई ने कई तरीके बनाए याद करने के। अब कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में यहाँ पर यदि मेरा आई है तो यहाँ पर हमारा वीसी बनेगा, ठीक है। और मैं बच्चों को कैसे सिखा देती हूँ कि यदि ये सर्किट आर है, ये एल है और ये सी है, तो मैंने बोला ये बनेगा वी आर, ये बनेगा वी एल और ये बनेगा वी सी, या एल ऊपर आता है, याद रख लेना आपने, ठीक है। मतलब कैसे कर सकते, यदि आर एल सी सर्किट है तो वी आर तो यहाँ साथ में आता ही था, और ऐसे याद करना है एल ऊपर आता है बस, बाकी दूसरा अपने आप नीचे आ जाएगा, एल ऊपर आता है, जैसे भी आपने याद करना है। अब अगेन यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना है बेटे हमारा 90, तो इसका मतलब जो पावर आएगी, पावर कितनी आएगी मेरी वी आई कॉस 90, तो ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी 0। तो प्योर इंडक्टर में और प्योर कैपेसिटर में हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो क्या होती है 0। इसलिए इसमें जो करंट फ्लो करती है उसको कई बार वॉटलेस करंट भी बोल देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से पावर क्या आ रही है 0। प्रैक्टिकली कोई भी इंडक्टर है उसका वायर ही है ना बेटा, एक ढंग से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा, पर उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हमने आइडियल इंडक्टर माना, आइडियल कैपेसिटर माना, या प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर माना, तो इनमें जो नेट पावर कंजम्पशन थी वो क्या थी 0। कई बार आपको अलग से पूछ सकते हैं कि पावर कंजम्पशन इंडक्टर में कितनी है और प्योर कैपेसिटर में कितनी है, तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट with L, C and R ohm. What is the Q value of this circuit? अब LCR सर्किट में क्या होता था बेटे हमारा, एक मान लो R, ये L और ये C है। अब हम क्या बोलते थे, इस सर्किट में यदि हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, जो इम्पीडेंस Z होता था वो R² प्लस XL माइनस XC होता था बेटे, है ना। अब बोलते कि थी मान लो हमने इनकी वैल्यूज़ बढ़ाई, तो एक फ्रिक्वेंसी पे जो मेरा XL है, मान लेते मैंने बोला ओमेगा L, यदि मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो जो L की वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी बेटे मेरी XL इंक्रीज़ होगा, और XC को जो वैल्यू है 1/ωc, यदि मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई 2πfc, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटे, हमारा XL क्या हो जाएगा डिक्रीज़, है ना। XC क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यदि हमारा XC डिक्रीज़ हो गया, तो जब हमारी इम्पीडेंस में XL माइनस XC आ रहा है ना, तो कोई तो एक ऐसी वैल्यू होगी, मान लो ये 0 फ्रिक्वेंसी है तो XL बढ़ रहा है, ये मान लो XL की वैल्यू और एक किसकी है बेटे XC की वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाई, ये XL बढ़ने लग गया और XC है ना, ये क्या होने लग गया बेटे हमारा कम वैल्यू से क्या हो रहा है ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ये बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, और एक किसी फ्रिक्वेंसी पे दोनों मिल गए, तो जिस फ्रिक्वेंसी से मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और उस समय XL किसके बराबर होता है XC। तो ये क्या है ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो जो हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आ गई ओमेगा आर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे √LC, थोड़ा बेस बनाने के लिए मैंने बोल दी ज़्यादा बातें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और सिर्फ क्या वैल्यू डालनी है बेटू, हमें ये 2 डालनी है और ये 32 माइक्रो है बेटे। अब हमने बिल्कुल बड़ा नहीं करना है, ये माइक्रो √के के बाहर लेके आते हैं बेटे हम। 32 को मैं कर दूँगी 16 × 2 कर दूँगी, ठीक है। अब 2 2 4 और ये 4 का स्क्वायर, तो √ के बाहर इन दोनों का 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, और ये पावर कितनी की -3 की है ना, -6 है तो हाफ की पावर होगी तो कितना आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। अब ओमेगा आर देख लो कितना आ जाएगा, ये 1000/2 और 4, ठीक है बच्चे। 4 से करोगे तो 250 आ जाएगा, 25 4 100 याद है, और 2 से करोगे तो 125 हर्ट्स यूनिट गलत, क्योंकि ओमेगा बोला, क्या बोला ओमेगा, तो ओमेगा आर आ जाएगा 125 रेडियन पर सेकेंड बेटा, क्लियर। हर्ट्स हमारी किसकी होती है, एफ की यूनिट होती है। ये हमसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछा है इन्होंने,
यदि इसी केस में हमसे f पूछा होता बेटे हमारा, तो हमारा फॉर्मूला कितना बनना था, 1/2 पाई अंडर एल सी। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ अ सर्किट। Q का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर। Q का मतलब होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर। अब बेटे क्वालिटी फैक्टर का मतलब कहाँ पर आता है, जब जैसे मान लो हम ट्यूनिंग करते हैं बेटे, है ना, या जैसे हम कोई रेडियो स्टेशन में कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं तो एक शार्प ट्यूनिंग का बटन होता है। आजकल तो अब आप लोग ट्रांजिस्टर वगैरह सुनते नहीं हैं, सब मोबाइल आ गया है बेटे, है ना। पर चलो बता रही हूँ आप लोगों को कि बोलते हैं विविध भारती की इतनी फ्रिक्वेंसी मिलती है। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो, यदि मान लो कोई कर्व ऐसे शार्प है और कोई कर्व हमारा ऐसे फ्लैट है ना, तो जो कर्व जितना ज़्यादा शार्प होगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता था हमारा XL/R। कितना होता था हमारा, XL/R। निकाल देते हैं, XL कितना आ जाएगा, ω/L/R। अब ओमेगा हमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिल गई है, पुट कर देते, कितना था 125, L की वैल्यू 2 आ गई, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा हमारा 250/10, ये कट गया, आंसर 25। जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है ये 10 to 200 तक वेरी करती है, और इसका जो फॉर्मूला है वो XC/R भी हो सकता है, और कहीं कहीं बुक में इसको सॉल्व करके निकाला है 1/R अंडर L/C। तो क्वालिटी फैक्टर सिर्फ रेजोनेंस सर्किट की क्वालिटी को बताता है कि जो वॉइस है वो कितनी ज़्यादा क्लियर है और सिग्नल उसी फ्रिक्वेंसी मिल रहा है या नहीं। मैंने थ्योरी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में समझाया है कि क्या क्वालिटी फैक्टर होता है बेटे। क्लियर बच्चे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, ये चार्ज है बेटा, है ना, मतलब फुल्ली चार्ज है, इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इन द सर्किट। अब ये क्वेश्चन हमारा एलसी सर्किट का आ गया। तो यदि आपको मालूम है कि एलसी ऑसिलेटर में क्या होता था बेटे, देखो ज़रा, कंसेप्ट दोनों का अलग है। हमें बोलते थे कि पहले मान लो कैपेसिटर था, ये एक बैटरी से फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है, ये फुल्ली चार्ज हो गया, चलो इसको मैंने प्लस क्यू ले लिया। फिर धीरे धीरे जब हमने इसको कनेक्ट किया तो ये क्या होने लग जाएगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा। जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसमें जितनी एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ आ जाएगी। हमसे क्या पूछा बेटे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। वैसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर निकालने का जो तरीका है वो क्या है बेटे, हमारा फॉर्मूला तो वही है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। और कंसेप्ट क्या लगता था बेटे इसमें कि जो एनर्जी है बेटे सारी, वो एनर्जी क्या होती थी, हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ LI²। हाफ कट जाता था, चाहे वोल्टेज निकालो चाहे करंट निकालो। तो ये हमारा LC ऑसिलेशन सर्किट है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये निकलता है सॉल्व करके। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है बेटे आप लोगों ने, ठीक है। 1/, देखो √A कितना है, L की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी 27 के साथ कितना है, मिली है बेटे, आ गया मेरे दिमाग में आंसर 30, और ये माइक्रो है। देखो बेटे अब ध्यान से, 6 को मैं टच बिल्कुल नहीं करूँगी बेटे, है ना। एक 0 प्लस है, यहाँ 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब 27 को मैं 9 × 3 कर लूँगी बेटे, है ना। तो मुझे 9 का कितना मिल गया 3, और 3 का स्क्वायर ये कितना 9। अब देखो कितना आ जाएगा 1/, इस 9 का 3 बाहर आ गया √ के, इसका भी 3 आ गया बेटे, इन दोनों का। इस 10⁻² का कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा। इस 6 का कितना बाहर आ जाएगा 10⁻³ अब देख लो, कर लो सॉल्व बेटे। ओमेगा कितना हो जाएगा बेटे हमारा 10⁻⁻4, और ये कितना आ जाएगा 3², इधर माइनस है तो ऊपर जाके आ जाएगा प्लस 10⁻⁴/9, और यूनिट क्या आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। चाहे तो और कर सकते हो 10 × 10⁻³ और 9, तो कितना आ जाएगा 1.1 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। सो जस्ट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया बेटे।
अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड करूँगी बेटे, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए कम कर रही हूँ। बट जो भी बच्चों को डाउट है, कोई और चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर है नहीं है, तो धीरे धीरे मैं एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक की वीडियो अपलोड करूँगी। बट और भी यदि आपको कोई कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। और पढ़ने का तरीका बेटे कैसे करना, जब भी हमने न्यूमेरिकल करने हैं अपनी एक नोटबुक बनानी और उसमें क्या करना बेटे, आपने सारे चैप्टर के फॉर्मूलेज लिख लेने। मैं जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट होगी मैं वन शॉट भी बनाऊंगी, पूरे चैप्टर का क्विक रिव्यू करूंगी। तो आपने खुद कैसे करना, अपनी हैंड राइटिंग से सारे आपने फॉर्मूलेज लिख लेने। फिर जब चैप्टर करने न्यूमेरिकल करने बैठे तो एक सेकंड पहले फॉर्मूला रिकॉल करने की, चैप्टर में ये था ये था ये था ये था, फिर क्वेश्चन करने, फिर एकदम से निकल आएंगे। सो ओके बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू हार्ड वर्क एज मच एज डू। जितनी मेहनत आप कर सकते करेंगे बच्चे, खुश होकर करेंगे। ओके बच्चों।